आप सामने आएंगे, सही है। ठीक ठीक है, है, काट देंगे हम। स्टार्ट है वीडियो। ओके, हेलो बच्चों, मैं सोच रहा हूँ कि सब लोग ठीक ठाक हो गए, सब लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोग अच्छे ढंग से आप लोग अपनी पढ़ाई भी करेंगे, अच्छे ढंग से तैयारी चल रही होगी। आज हम लोग अपने कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं जिसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। जहाँ तक मुझे याद है, ये आपके क्लास 11 के का पहला चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें रसायन विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें भी कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं, जिस पर कि सारी केमिस्ट्री बेस्ड होती है, आज हम उन सब चीज़ों पर बातचीत करेंगे। लेकिन उसमें भी हम आज बातचीत करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक, यानी कि रासायनिक संयोग के नियम के बारे में। ठीक, केमिस्ट्री में जो भी तत्व, जो भी एलिमेंट कंबाइन होते हैं, वो किन किन नियमों पर आधारित होकर के कंबाइन होते हैं, किन किन नियमों के द्वारा आपस में संयोग करते हैं और कोई यौगिक बनाते हैं। आज हम उन्हीं सब नियम के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, इनफैक्ट हम जहाँ तक जानते हैं कि इस प्रकृति का जो भी प्रक्रम है, जो भी फेनोमेना है, ऑल द फेनोमेना टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉज। ठीक है, कुछ नियमों पर सारे प्रक्रम, इस सारे फेनोमेना इस प्रकृति के आधारित होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर सड़क पर चल रहे हैं तो सड़क पर चलने के भी कुछ नियम होते हैं, कोई भी काम करते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं, कार्यालय में जाते हैं तो वहाँ पे कुछ नियम होते हैं, इवन आपके स्कूल से कुछ नियम हैं, आपके रहने सहने के नियम हैं। ठीक है, तो उसी तरह से जब कोई दो तत्व या दो से अधिक एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो वो किन नियमों पर आधारित होते हैं, आज बेसिकली हम उन्हीं नियमों के बारे में बातचीत करेंगे। और हम ये जानेंगे कि उन नियम के आधार पर आपस में कंबाइन होकर के एलिमेंट कैसे कोई कंपाउंड, कैसे कोई यौगिक बनाते हैं। ठीक है, तो इन नियमों में सबसे पहला जो नियम दिया गया वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं इसको, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक, इसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, यानी कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम। ठीक है, द्रव्य की अविनाशिता का नियम। ठीक है, अब ये नियम क्या होता है और कौन दिया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ये नियम ये बताता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो भाग लेने वाले अभिकारी पदार्थ हैं, यानी कि जो अभिकारी तत्व हैं या अभिकारी पदार्थ हैं, है ना, उनके जो द्रव्यमान होते हैं अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो बनने वाला उत्पाद होता है उसका द्रव्यमान
अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी पदार्थों के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है, ये नियम है, यानी कि बनने वाले उत्पाद का द्रव्यमान अभिक्रिया में भाग लेने वाले द्रव्यमान के बराबर होता है। इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं, द मास ऑफ रिएक्टेंट्स taking part in a chemical reaction is always equal to mass total mass of product formed। ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बताता है, यानी कि कह सकते हैं अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। ठीक, द्रव्यमान, चूँकि आप जानते हैं अगर मैटर की बात किया जाए तो मैटर के बारे में सभी लोग जानते हैं कि मैटर क्या होता है। ठीक है ना, जो कुछ भी देख रहे हो अपने चारों तरफ वो सब कुछ क्या है, मैटर है। रिएक्टेंट भी मैटर है, प्रोडक्ट जो बनता है वो भी मैटर है। ठीक है, तो जो मास होता है आइदर रिएक्टेंट का या फिर प्रोडक्ट का, वो दोनों संरक्षित रहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। कह सकते हैं कि इस किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो कोई नया द्रव्यमान बनता है और न तो द्रव्यमान नष्ट होता है। इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि द्रव्य अविनाशी है, अर्थात न तो नया द्रव्य उत्पन्न किया जा सकता है और न तो द्रव्य को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इस आधार पर यह कह सकते हैं कि द्रव्य अविनाशी है, और इसी आधार पर इस नियम का दूसरा नाम दिया गया लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, यानी कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम। ठीक है, इस नियम को यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास 1777 में लेवासिए ने दिया। कौन दिया? लेवासिए ने दिया। एंटोनी वॉन लेवासिए ने दिया था। ठीक है ना, दिस लॉ वाज गिवन बाय लेवासिए। ठीक है, अब जरा इसको हम प्रूव करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस नियम के बारे में आप लोग जान गए कि ये नियम कहता क्या है, इस नियम का अर्थ क्या है। मैं फिर से बता दूं कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बताता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का द्रव्यमान अभिक्रिया में भाग लेने वाले द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी कि द मास ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ठीक है ना, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी रिएक्टेंट्स भाग लेते हैं उनका टोटल मास वो हमेशा बनने वाले प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। इट मीन्स दैट अब इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर रिएक्टेंट्स जो भाग लेता है उसका द्रव्यमान टोटल मास बनने वाले प्रोडक्ट के द्रव्यमान के अगर बराबर होता है तो कहीं न कहीं द्रव्य न तो नष्ट हुआ है और न तो उत्पन्न हुआ है।
न तो कोई नया द्रव्य उत्पन्न हुआ है और न तो पुराना द्रव्य कहीं कोई नष्ट हुआ है। इस आधार पर इस नियम का दूसरा नाम ये कहा गया, क्या, लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, यानी कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम। अर्थात द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न तो द्रव्य को उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, ओके। अब इसको हम प्रूव करेंगे। कैसे? कुछ उदाहरण देकर के हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म करते हैं तो अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनता है। ठीक है, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी कैन प्रूव इट। ठीक, कि अमोनियम क्लोराइड का जो मास है वो बनने वाले प्रोडक्ट के टोटल कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर इसका द्रव्यमान देखा जाए तो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 × 4, चूँकि 4 एटम है इसमें। ठीक, और एक हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है एटॉमिक वो 1 होता है, और क्लोरीन का जो मास होता है 35.5 एटॉमिक मास होता है। टोटल कितना हो जाएगा? 14 + 4 + 35.5 कितना हो जाएगा? 18 + 35.5। 3 4 1 5 53.5। तो इस रिएक्टेंट का टोटल मास कितना हो गया? 53.5। ठीक, और इधर देखते हैं कितना होता है? 14 + 1 × 3 दैट इज़ 14 + 3 दैट इज़ 17, और +1 + 35.5 दैट इज़ 36.5। अब इन दोनों को अगर जोड़ा जाए 53.5। ठीक, इससे यह प्रूव होता है कि जो द्रव्य की अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम दिया गया वो सही है। ठीक है ना, ये प्रूव करता है द्रव्य की अविनाशिता का नियम या द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, ये उदाहरण देकर के हमने समझा दिया। ऐसे ही जितने भी रिएक्शंस में आप देखेंगे सब में जो रिएक्टेंट्स का टोटल मास होता है वो प्रोडक्ट के टोटल मास के बराबर होता है। ठीक है ना, ये इस नियम को कहेंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। यहाँ हम देखते हैं कि न तो कोई नया मैटर प्रोड्यूस हुआ है, न तो उत्पन्न हुआ है, और न तो द्रव्य का कहीं नाश हुआ है। ठीक है ना, इस आधार पर इस नियम को हम लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी कहते हैं या द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका रासायनिक संयोग का नियम। ठीक है, ये रासायनिक संयोग का पहला नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है। इसी तरह से दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं हम। जैसे जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, है ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 बिकॉज देयर इज 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन इन दिस कैल्शियम कार्बोनेट. So we can calculate the total mass of this reactant. This is 40 plus 12 plus 48. This is 100 gram. ठीक है ना? Suppose this is 100 gram. ठीक. Now the 100 gram should be equal to this total mass of this product. ठीक है ना? So calcium 40 plus 16 plus 12 plus 2 into 16. This is 56 and 12 plus 32. This is 4, 56. This is 100 gram. Now these two examples proves the law of conservation of mass. Okay? अच्छा, अब जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ये पहला नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा रासायनिक संयोग के नियम में, कि जो
रिएक्टेंट्स हैं, यानी कि जो द्रव्य है वो अविनाशी है, यानी कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न तो द्रव्य को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ओके। अब हम दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। दूसरा नियम है लॉ ऑफ डिफरेंट proportion or law of constant proportion। ठीक, इसको हिंदी में कहेंगे निश्चित अनुपात का नियम। ठीक है, निश्चित अनुपात का नियम। ठीक, इस नियम को '79 में प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, दिस लॉ वाज गिवन बाय प्राउस्ट इन 1779। ठीक, अब उन्होंने बहुत सारे रिएक्शंस का अध्ययन किया। ठीक है, और ये पाया कि चाहे बहुत सारे कंपाउंड्स का स्टडी किया प्राउस्ट ने, और ये देखा क्या, अब पहले मैं नियम बता दूं आपको। कोई भी यौगिक चाहे किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया गया हो, ठीक, यौगिक यानी कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड में भाग लेने वाले तत्वों यानी एलिमेंट्स के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त यानी कि कंबाइन होते हैं। ये नियम है। ठीक, ये नियम ये बताता है कि कोई भी कंपाउंड चाहे किसी भी विधि से बनाया गया हो या किसी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, लेकिन उस कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी कंपाउंड है ना, दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, तो उस कंपाउंड को बनाने में भाग लेने वाले जो भी एलिमेंट्स होते हैं, उनके जो मास होते हैं, है ना, उनके जो द्रव्यमान होते हैं, एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। ये निश्चित होता है चाहे किसी भी विधि से बनाया प्राप्त किया गया हो। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए पानी है, ठीक है, वाटर। इस वाटर का जो फार्मूला होता है इसी कंपाउंड का, इस यौगिक का, वो H2O होता है। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं, एवरीबडी नो इट, द फार्मूला ऑफ केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज H2O। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के आधार पर हमें समझना ये है कि क्या नल से प्राप्त पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात भिन्न होते हैं? क्या तालाब से प्राप्त पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात भिन्न होते हैं? इनके द्रव्यमानों के अनुपात भिन्न होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों?
क्योंकि सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है और सब में सारे पानी का एक ही फार्मूला होता है, एक ही केमिकल फार्मूला होता है, ठीक। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि H2O के एक मॉलिक्यूल में, एक अणु में हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो कितना है, 2 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2। चूँकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, मान लिया जाता है 1 होता है। वैसे तो जो रियल होता है वो 1.008 होता है, लेकिन एटॉमिक स्केल पर इसको 1 माना जाता है, ठीक। तो इस हिसाब से 1 गुना 2 यानी कि 2, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटॉमिक मासेस का, परमाणु भारों का जो अनुपात होगा वो 2:16 होगा, 2:16 होगा, ठीक। तो अब इस हिसाब से ये देखा जाए तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा, इनके द्रव्यमानों का जो अनुपात होगा पानी के एक अणु में, वो कितना होगा, 1:8, 1:8 होगा, ठीक। चाहे वो कहीं से भी प्राप्त किया गया हो, किसी भी विधि से बनाया गया हो, ठीक है। हर स्थिति में पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान का अनुपात होगा वो हमेशा कितना होगा, 1:8 होगा, ठीक। यही ये नियम बताता है जिसको प्राउस्ट ने बताया, ठीक। ये दूसरा नियम है, ठीक है। इसी तरह से सपोज कर लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड है ना, मान लीजिए कि आपने कैल्शियम कार्बोनेट को ही गर्म कर दिया, ठीक। तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट को गर्म कर दिया, ठीक। तो Na2O प्लस CO2 मान लिया। तो सब में जो फार्मूला है कार्बन डाइऑक्साइड का वो हमेशा CO2 ही है। और अगर देखा जाए मास के, कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों के मास को अगर रेशियो निकाला जाए तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 दुना 32। ऑक्सीजन का चूँकि एक एटम का द्रव्यमान एटॉमिक मास कितना होता है 16, और 2 का कितना हो जाएगा 32, ठीक है। तो 12:32 यानी कि 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, इनके द्रव्यमान का जो अनुपात होगा वो हमेशा कितना होगा 3:8। चाहे किसी भी विधि से कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे कोयले की खान से निकाली गई हो कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे लेबोरेटरी में बनाया गया हो, है ना, चाहे कहीं से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो हमेशा कितना होगा 3:8। यही बात ये निश्चित अनुपात का नियम बताता है, ठीक है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये दोनों नियम समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा नियम जो है वो है आपका ठीक है, तीसरा नियम है आपका गुणित अनुपात का नियम, ठीक है ना, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, गुणित अनुपात का नियम, ठीक है। इस नियम को जॉन डाल्टन ने दिया था। दिस लॉ वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन, ठीक है ना। यह नियम जॉन डाल्टन ने दिया था, ठीक है। तो इस नियम, ये नियम क्या बताता है, गुणित अनुपात का नियम ये बताता है कि जब दो तत्व, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन होकर के 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उस कंडीशन में किसी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात होता है। ये हिंदी में नियम है, इफ़ टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मोर देन 2 कंपाउंड्स देन द रेशियो इन बिटवीन the mass of other element
which combines with the fixed mass of first element is a simple number whole ratio। ठीक है, अब इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो किसी एक तत्व एलिमेंट के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के अलग अलग द्रव्यमानों में एक सरल अनुपात सिंपल रेशियो होता है। यही ये नियम बताए जॉन डाल्टन कि when two elements combine to each other to form more than two compounds, then the mass of one element which combines with fixed mass of other element has a simple whole ratio which combined with the other fixed element। ओके, ये नियम था गुणित अनुपात का नियम, जिसको कि जॉन डाल्टन ने बताया था। ठीक है, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये नियम आप लोग समझ गए होंगे, लिखना चाहें तो लिख लें। ठीक है, अब हम इसको एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के दो तरह के कंपाउंड बनाते हैं। पहला बनाता है C+O2, C+O, दिस फॉर्म्स CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, ऑक्सीजन है ना, कार्बन से संयोग करके पहला कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ठीक, और दूसरा कंपाउंड बनाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो कार्बन है CO और CO2 में जो कार्बन है उसका एक मास निश्चित है, यानी कि 12 ग्राम कार्बन है। सपोज दैट देन ऑक्सीजन का कार्बन मोनोऑक्साइड में मास कितना होगा 16, और ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में मास कितना होगा 2 × 16, दैट इज 32। यानी कि किसी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के अलग अलग द्रव्यमानों में एक सिंपल रेशियो होना चाहिए। यही ये गुणित अनुपात का नियम बताता है। यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो 16 × 1 = 16, 16 × 2 = 32। ठीक, यानी कि ऑक्सीजन का जो मास है उसमें जो रेशियो है वो कितना है 1:2, विच इज ए सिंपल रेशियो। ठीक, यही बताता है गुणित अनुपात का नियम। ठीक, ये समझ में आ गया। दूसरा उदाहरण मैं फिर देना चाहूँगा कि मान लीजिए सल्फर है, सल्फर और ऑक्सीजन ये आपस में संयोग होकर के दो तरह के कंपाउंड बनाते हैं, SO2 और SO3। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर का जो मास है वो निश्चित है, यानी सल्फर का एटॉमिक मास आप जानते हैं 32 होता है। ऑक्सीजन का इसमें कितना हो जाएगा 32 और इसमें कितना हो जाएगा 48। तो ऑक्सीजन के मास में अगर रेशियो निकाला जाए, क्योंकि सल्फर का मास एक निश्चित है, निश्चित मास से ऑक्सीजन के दो द्रव्यमान संयोग कर रहे हैं। ऑक्सीजन के दो द्रव्यमान, एक 32 और एक 48। तो इन दोनों का जो अगर रेशियो निकाला जाए तो हमेशा कितना मिलेगा 16 × 32, 16 × 3 = 48, 2:3। यानी कि 2:3 ये एक
सरल अनुपात है, सिंपल रेशियो है, जिसको कि जॉन डाल्टन ने बताया था कि अगर दो तत्व आपस में संयोग होकर के किसी एक तत्व के इस निश्चित द्रव्यमान से दूसरा तत्व का अलग अलग द्रव्यमान अगर संयोग करता है तो दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सिंपल रेशियो होता है। इसी नियम को जॉन डाल्टन ने बताया था। ठीक है, एक तीसरा उदाहरण भी मैं दे दूं। मान लीजिए नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड बनाते हैं। एक होता है आपका N2O, दूसरा होता है NO, तीसरा होता है N2O3, चौथा होता है N2O4 और पांचवा होता है N2O5। ठीक, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ये 5 तरह के ऑक्साइड बनाते हैं। इन सब में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान 14 होता है, 14 होता है, तो 2 एटम है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 28, और ऑक्सीजन का कितना है 16। ठीक, यहाँ पे इसको डबल अगर दो मॉलिक्यूल ले लिया जाए तो 28 और कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 28 रेशियो 48, 28 रेशियो 64, 28 रेशियो 80। ठीक, यानी कि जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान, नाइट्रोजन का मास जो है वो कितना है 28, एक फिक्स्ड मास है, और इस फिक्स्ड मास से ऑक्सीजन के अलग अलग मास कंबाइन हो रहे हैं, और अलग अलग मासेस में अगर देखा जाए रेशियो निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 4 जा 16 3 जा 48, 16 4 जा 64 और 16 5 जा 80। ठीक है, ये ऑक्सीजन का 80 होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये रेशियो ऑक्सीजन का कितना मिल गया 1:2:3:4:5, जो कि एक सिंपल रेशियो है। यही ये गुणित अनुपात का नियम बताता है। ठीक है, तो बच्चों जहाँ तक मैं समझता हूँ आज आपने रासायनिक संयोग के 3 नियम देखा और तीनों के उदाहरण भी समझ लिए। तीनों नियम क्या होते हैं इसको भी आपने जान लिया। ठीक है, और तीनों नियम को जानने के बाद अब आपका 2 नियम और बचे हैं, क्योंकि जो रासायनिक संयोग के जो नियम हैं वो 5 नियम दिए गए थे, और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम हैं, जिसमें से कि 3 नियम मैंने आपके इस वीडियो में बता दिया और 2 नियम बचे रह गए। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए 2 नियम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप लोग बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।